हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीए सेकेंड ईयर एग्ज़ाम जो जुलाई सेक्शन है 2023, जिसका पेपर कोड है PS03। पॉलिटिकल साइंस है, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं और सुशासन ये सब्जेक्ट है, जिसका एग्ज़ाम 29 जुलाई 2026 को है। उनका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है खंड ए, बे से 3 आएंगे और वर्धमान महाविद्यालय खुला विश्वविद्यालय है कोटा। उनके एग्ज़ाम है बीए सेकेंड ईयर वालों के, जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो चला के लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और आगे बढ़ने से पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लें। खंड ए है, जिसमें पहला क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित कीजिए। तुलनात्मक राजनीति को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर है तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थानों और प्रक्रियाओं की तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अवधारणात्मक स्तर पर ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था में राजा और राज मुकुट में क्या अंतर है? राजा और राज मुकुट में क्या अंतर है? उत्तर है राजा एक व्यक्ति होता है, जबकि राज मुकुट राज्य की स्थायी एवं वैधानिक संस्था का प्रतीक है। राजा बदल सकता है, परंतु राज मुकुट की संस्था स्थायी रहती है। अगला क्वेश्चन है वह कारक तत्व क्या है जो अध्याशात्मक शासन प्रणाली को स्थायित्व प्रदान करती है? तो उत्तर है निश्चय कार्यकाल, शक्तियों का पृथक्करण, नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन है किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था में नौकरशाही को क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो उत्तर नौकरशाही सरकारी नीतियों को लागू करती है, प्रशासन में निरंतरता बनाए रखती हैं तथा विशेषताएं और निष्पक्षता के आधार पर शासन को प्रभावित बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान समवर्ती सूची के प्रशासनिक विषय के संबंध में कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को किस प्रकार के अधिकृत करता है? तो उत्तर है समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यदि दोनों कानूनों में टकराव हो तो सामान्य केंद्र का कानून प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन है न्याय पुनर्लोकन हेतु कोई दोष पूर्व शर्त बताइए। तो उत्तर विवाद संविधान से संबंधित होना चाहिए। न्याय के लिए समक्ष वेद याचिका या वाद प्रस्तुत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पद व्यवस्था स्थापना सिद्धांत का अर्थ समझाइए। पद व्यवस्था स्थापना वे व्यवस्था है जिसमें विधेयिका अपने कुछ कानून बनाने की शक्तियाँ कार्यपालिका या अन्य अधीनस्थ संस्था को सौंप देती हैं। अगला खंड है वह लघु उत्तर प्रश्न है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो चला के लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन में आने वाली कठिनाइयाँ क्या हैं? तो तुलनात्मक राजनीति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था, संस्थानों, प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहार तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन अत्यंत उपयोगी होने के साथ साथ अनेक कठिनाइयों से भी घिरा हुआ है। सबसे पहली कठिनाई यह है कि प्रत्येक देश की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, जिसके कारण उनकी राजनीतिक व्यवस्था की सही तुलना करना सरल नहीं होता है। विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्थानों की संरचना, कार्यप्रणाली तथा संवैधानिक व्यवस्थाओं में भी व्यापक भिन्नता पाई जाती है। कई देशों में विश्वसनीय आंकड़े एवं आवश्यक सूचना का अभाव रहता है, जिससे निष्पक्ष
अध्ययन प्रभावित होता है। राजनीतिक शब्दों में अवधारणा का अर्थ भी सभी देशों में समान नहीं होता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक परिस्थितियाँ समय समय पर बदलती रहती हैं, जिससे अध्ययन के निष्कर्ष भी बदल सकते हैं। शोधकर्ता व्यक्तिगत विचार, पूर्वाग्रह, वैचारिक दृष्टिकोण भी अध्ययन भी निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन चुनौतीपूर्ण माना जाता है। फिर भी यह विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था को समझने और उनके गुणों दोषों को मूल्यांकन करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में किस प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं? तो उत्तर है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में व्यापक एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। युद्ध से पहले इसका अध्ययन मुख्यतः संवैधानिक संस्थानों, शासक की संरचना तथा औपचारिक राजनीतिक व्यवस्था तक सीमित था, लेकिन युद्ध के बाद अध्ययन का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया। व्यवहारवादी दृष्टिकोण के विकास के कारण राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण जैसे विषय को विशेष महत्व दिया जाने लगा। अध्ययन केवल विकसित देशों तक ही सीमित न रहकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों तक भी फैला गया है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों को भी राजनीतिक विश्लेषण को महत्वपूर्ण आधार माना गया है। इसके साथ ही वैज्ञानिक, अनुभवजन्य, सांख्यिकी अनुसंधान पद्धतियों का भी प्रयोग बढ़ा, जिससे अध्ययन अधिक वस्तुनिष्ठ और विश्वसनीय बना। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति का स्वरूप पारंपरिक से आधुनिक और अधिक व्यापक, वैज्ञानिक, व्यवहारिक बन गया, जिससे विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर ढंग से समझना संभव हुआ। और अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन और जापान जैसे लोकतांत्रिक देशों में राजपद क्यों बनाए रखा जा रहा है? तो उत्तर है, ब्रिटेन और जापान विश्व युद्ध के प्रमुख लोकतांत्रिक देश हैं, जहां वास्तविक शासन जनता द्वारा निर्वाचित सरकार के हाथों में होता है। इसके बावजूद इन देशों में राजपद को आज भी बनाए रखा गया। इसका प्रमुख कारण यह है कि राजा और सम्राट राष्ट्रीय एकता, परंपरा तथा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माना गया। यह राजनीतिक दलों से ऊपर रहकर पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और संविधान के अनुसार केवल औपचारिक तथा सांकेतिक कार्य करता है। राजपद शासक व्यवस्था में निरंतरता और स्थिरता बनाए रखने भी सहायक होता है। संकट के समय राजा और सम्राट जनता के लिए एकता और विश्वास का केंद्र माना है। इसके अतिरिक्त राज परिवार इन देशों के इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान से जुड़ा हुआ है, इसलिए जनता भी इसे सम्मान की दृष्टि से देखती है। आधुनिक लोकतंत्र में राजपद का राजनीतिक महत्व कम आवश्यक हो गया, परंतु इसका संवैधानिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक महत्व आज भी बना हुआ है। यह कारण है कि ब्रिटेन और जापान जैसे लोकतांत्रिक देशों में राजतंत्र को समाप्त करने के बजाय संवैधानिक रूप से बनाए रखा गया। अगला क्वेश्चन है अगला, अमेरिका में नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं और ऐसा क्यों कहा जाता है कि आधुनिक समय में इसका ह्रास हो गया? तो उत्तर है, अमेरिका में शासन व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण तथा नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, लेकिन प्रत्येक अंग को दूसरे अंगों की शक्तियों पर नियंत्रण रखने का अधिकार भी प्राप्त होता है। इसका उद्देश्य किसी भी अंग को अत्यंतिक शक्तिशाली बनाने से रोकना तथा नागरिक के अधिकारों, लोकतंत्र की रक्षा करना है। उदाहरण के लिए राष्ट्रपति कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक पर वीटो लगा सकता है, जबकि कांग्रेस राष्ट्रपति
कांग्रेस राष्ट्रपति के वीटो को विशेष बहुमत से निरस्त कर सकती है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान के विरुद्ध बनाए गए कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। आधुनिक समय में इस सिद्धांत के ह्रास की बात इसलिए कही जाती है क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों में लगातार वृद्धि हुई है। राष्ट्रपति सुरक्षा, विदेश नीति, आपातकालीन परिस्थितियों तथा प्रशासनिक कार्य में भी कार्यपालिका की भूमिका पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गई। राजनीतिक दलों का बढ़ता प्रभाव प्रशासनिक एजेंसियों के विस्तार के कारण भी नियंत्रण एवं संतुलन की प्रभावशीलता कुछ कम हुई है। फिर भी यह सिद्धांत आज भी अमेरिका लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता है और शासन में संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में संघात्मक शासक व्यवस्था में केंद्र सरकार की शक्तियाँ क्यों बढ़ती नजर आ रही हैं? तो उत्तर, संघात्मक शासन व्यवस्था में संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है, परंतु वर्तमान समय में अधिकांश संघीय देशों में केंद्र सरकार की शक्तियाँ पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ती दिखाई देती हैं। इसका प्रमुख कारण राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता और आर्थिक विकास, वैश्वीकरण तथा आधुनिक प्रशासनिक चुनौतियाँ हैं। देश की रक्षा, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं, महामारी तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों जैसे विषय पर प्रभावी निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय योजना का निर्माण, आर्थिक संसाधनों का विवरण, राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा बड़े विकास कार्य का संचालन भी केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। आधुनिक संचार, परिवहन और तकनीकी विकास के कारण भी आज भी राष्ट्रीय स्तर पर सराहनीय आवश्यकता बढ़ी है। इन सभी कारणों से संघीय शासक व्यवस्था में केंद्र सरकार की शक्तियाँ निरंतर बढ़ती जा रही हैं। फिर भी राज्यों की स्वायत्तता बनाए रखना संघीय व्यवस्था की मूल भावना मानी जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं? भारत में विद्वान न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषता बताइए। तो तरह न्याय पुनरावलोकन के आशय न्यायपालिका की उस शक्ति से हैं जिसके द्वारा वे संसद, राज्य विधानमंडलों तथा सरकार द्वारा बनाए गए कानून एवं किए गए कार्य के संविधान के आधार पर समीक्षा करती है। यदि कोई कानून या सरकारी आदेश संविधान के विरोध पाया जाता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का उद्देश्य संविधान के सर्वोच्च बनाए रखना, मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, विधि के शासन को सुनिश्चित करना है। यह शक्ति मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को प्राप्त है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन के अनेक विशेषताएं हैं। यह संविधान के सर्वोच्च की रक्षा करता है तथा सरकार के सभी अंगों को संविधान की सीमाओं में कार्य करने के लिए बाध्य करता है। इसके माध्यम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संसद, राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून की संवैधानिक वैधता की जांच कर सकते हैं। न्यायपालिका स्वतंत्रता इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है कि न्यायिक पुनरावलोकन संघ और राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक विवादों का समाधान करने में भी सहायक होता है। इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार है जो संविधान की गरिमा और नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में विद्वान लोक निर्णय से आप क्या समझते हैं? लोक निर्णय का प्रकार भी प्रकाश डालिए। लोक निर्णय प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके अंतर्गत किसी महत्वपूर्ण कानून, संवैधानिक संशोधन तथा राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को जनता के प्रत्यक्ष मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। जनता अपने मत के माध्यम से उस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करती हैं। इस व्यवस्था में अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रभावी माध्यम माना जाता है। स्विट्जरलैंड में लोक निर्णय का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। लोक निर्णय मुख्य 4 प्रकार का होता है।
मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। पहला, अनिवार्य लोक निर्णय, जिसमें संविधान के अनुसार कुछ विषयों पर जनता की स्वीकृति लाना आवश्यक होता है। दूसरा, वैकल्पिक लोक निर्णय, जिसमें जनता की मांग पर किसी कानून को मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तीसरा, परमात्मक लोक निर्णय, इसके माध्यम से सरकार जनता की राय जानती है, परंतु इसका निर्णय बाध्यकारी नहीं होता है। चौथा, निर्णायक लोक निर्णय, जिसमें जनता द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। इस प्रकार लोक निर्णय जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी को बढ़ाता है तथा लोकतंत्र को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के राष्ट्रपति की स्थिति का परीक्षण कीजिए। फ्रांस के राष्ट्रपति की स्थिति का परीक्षण कीजिए। तो उत्तर है, फ्रांस में अध्यात्मक शासन व्यवस्था लागू की, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। फ्रांस का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है तथा उसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, इसलिए उसे व्यापक जनसमर्थन और महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसका इस्तीफा भी स्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति को संसद को भंग करने, जनमत संग्रह कराने तथा विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार भी प्राप्त है। वह सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस प्रतिनिधित्व करता है। यदि राष्ट्रपति अत्यंत शक्तिशाली पद है, फिर भी उसे संविधान की सीमा में रहकर कार्य करना पड़ता है तथा प्रधानमंत्री और संसद के साथ समन्वय बनाए रखना आवश्यक होता है। इस प्रकार फ्रांस का राष्ट्रपति विश्व के सबसे प्रभावशाली संवैधानिक राष्ट्रपतियों में से एक माना जाता है। फ्रांस की शासक व्यवस्था में उसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी कला बिरी को सब्सक्राइब कर लें। यह खंड 6 है, अभी शुरू होगा, जो 7 नंबर का क्वेश्चन होगा। और आगे बढ़ने से पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना और वीडियो चला के लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीतिक विषय के क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। तुलनात्मक राजनीतिक विषय क्षेत्र का परीक्षण कीजिए। तो उत्तर है, तुलनात्मक राजनीतिक विज्ञान की वे प्रमुख शाखा हैं जिसमें विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थानों, प्रक्रियाओं तथा राजनीतिक व्यवहार का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। उसका उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था की समानता एवं असमानताओं का विश्लेषण करना, उनके गुणों दोषों का मूल्यांकन करना है। आधुनिक युग में तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है, जिसमें केवल संवैधानिक संस्था का नहीं बल्कि राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, प्रशासनिक व्यवस्था का भी अध्ययन किया जाता है। और तुलनात्मक राजनीति के विषय के क्षेत्र में सबसे पहले विभिन्न देशों के संविधान, शासन व्यवस्था तथा राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, दबाव समूह तथा चुनाव प्रणाली का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न देशों के संघात्मक एवं एकात्मक शासन व्यवस्था, संसदीय तथा अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली तथा लोकतांत्रिक एवं अधिनायकवादी व्यवस्था का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। आधुनिक तुलनात्मक राजनीति में केवल औपचारिक संस्थाओं पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक सहभागिता तथा जनमत का भी अध्ययन किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक कारणों का राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ने
प्रभाव का भी विश्लेषण किया जाता है। इसके साथ ही राजनीतिक विकास, आधुनिकीकरण, राष्ट्र निर्माण, लोक प्रशासन, सार्वजनिक नीति और सुशासन जैसे विषय भी तुलनात्मक राजनीति के महत्वपूर्ण अंग बन गए हैं। तुलनात्मक राजनीति का उद्देश्य विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था की कार्य प्रणाली को समझना है और उसकी असफलता एवं कमियों का मूल्यांकन करना तथा बेहतर शासन व्यवस्था के लिए उपयोगी सिद्धांत प्रस्तुत करना है। वर्तमान समय वैश्वीकरण तथा लोकतंत्र के विस्तार के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ गया और उसका निष्कर्ष है। इस प्रकार तुलनात्मक राजनीति का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक भी हैं। ये विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था को समझने तथा लोकतांत्रिक शासन को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता बताइए। तो उत्तर, संसदात्मक शासन व्यवस्था विश्व की सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में से एक है। इसका विकास मुख्यतः ब्रिटेन में हुआ, इसलिए इसे ब्रिटिश शासक प्रणाली भी कहा जाता है। भारत, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान जैसे देशों में संसदात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई। इस प्रणाली वास्तविक कार्यपालिका मंत्री प्रसिद्ध हैं जो संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहती हैं। सरकार जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है और संसद शासन का प्रमुख अंग है। संसद शासन का प्रमुख अंग होती हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता नाम मात्र है और वास्तविक कार्यपालिका का विभाजन है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है तथा प्रशासन का संचालन करता है। इस व्यवस्था की दूसरी प्रमुख विशेषता कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ संबंध है। प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्य होते हैं, संसद के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देती है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। इस सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहा जाता है। इसे सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहा जाता है। और संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री का विशेष महत्व होता है। यह मंत्रिपरिषद का गठन करता है, विभागों का वितरण करता है, मंत्रियों के कार्य का समन्वय करता है, सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है। इसलिए प्रधानमंत्री को सरकार का वास्तविक नेता माना जाता है। इस व्यवस्था में विपक्ष का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। विपक्ष सरकार के कार्यों को समीक्षा करता है, उसकी नीतियों की आलोचना करता है, जनता के हितों की रक्षा करता है। इससे सरकार उत्तरदायी बन रही है, लोकतंत्र मजबूत होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में लचीलापन भी पाया जाता है। यदि सरकार जनता का विश्वास खो देती है तो उसे हटाकर नई सरकार बनाई जा सकती है। इस शासन में परिवर्तन शांतिपूर्ण, संवैधानिक ढंग से होता है। गौण उत्तरदायी सरकार, लोकतांत्रिक नियंत्रण, जनता की भागीदारी, लचीलापन, विपक्ष की प्रभावी भूमिका। दोष हैं, राजनीतिक अस्थिरता, गठबंधन, सरकार की समस्या, निर्णय लेने में विलंब तथा प्रधानमंत्री की शक्ति का अत्यधिक केंद्रित। निष्कर्ष है, इस प्रकार संसदात्मक शासन व्यवस्था उत्तरदायी, लोकतांत्रिक या जन कल्याणकारी शासन प्रणाली है। यदि भी इसमें कुछ कमियां हैं, फिर भी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना तथा जनता के प्रति उत्तरदायित्व शासन प्रदान करने की दृष्टि से अत्यंत प्रभावी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी कलर्स लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, बालाजी कलर्स लाइब्रेरी। और ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं। यह है PS03 पॉलिटिकल साइंस का पेपर कोड है। ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास है और इन पिछले साल वाली क्लास भी देख लेना एक बार सभी। क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्ति का परीक्षण कीजिए। तो उत्तर, अमेरिका में आध्यात्मिक शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार का प्रमुख दोनों होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिशाली कार्यपालिका प्रमुखों में से एक माना जाता है।
उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है तथा उसका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। अमेरिकी संविधान के राष्ट्रपति को अनेक महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की हैं जिनके आधार पर वे देश के शासन का संचालन करता है। राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कार्यपालिका संबंधित हैं। वह समस्त संघीय प्रशासन का प्रमुख होता है। विभिन्न विभागों के सचिवों, मंत्रियों, राजदूतों, उच्च अधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति करता है। वह प्रशासन की नीतियों का निर्धारण करता है तथा सरकारी कार्य का संचालन करता है। राष्ट्रपति को विधायी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। यद्यपि वे कांग्रेस सदस्य नहीं होता है, फिर भी वे कांग्रेस का संदेश भेज सकता है। कानून निर्माण को प्रभावी करता है। उसे कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर वीटो लगाने का अधिकार प्राप्त है। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अस्वीकार करता है तो वे कानून नहीं बन सकता है, जबकि कांग्रेस विशेष बहुमत से उन्हें पुनः पारित कर देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति सैन्य शक्तियों का प्रमुख होता है। वह देश की सेना, नौसेना, वायुसेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, कमांडर इन चीफ। युद्धकाल तथा राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उसकी भूमिका होती है। राष्ट्रपति को विदेश नीति संबंधी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वह अन्य देशों के साथ संधियाँ करता है, विदेशी राजदूतों का स्वागत करता है, अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि संधि को प्रभावी बनाने के लिए सीनेट की स्वीकृति आवश्यकता है। इसके अंतरिक्त राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। वे सर्वोच्च न्यायालय, अन्य संघीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। अपराधियों को क्षमा प्रदान, दंड को स्थगित करने का अधिकार रखता है। यद्यपि राष्ट्रपति अत्यंत शक्तिशाली होता है, फिर भी उसकी शक्तियों का नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत लागू होता है। कांग्रेस द्वारा सर्वोच्च न्यायालय उसकी शक्तियों पर संवैधानिक नियंत्रण रखते हैं, जिससे कोई भी अंग निरंकुश नहीं बन पाता है। निष्कर्ष है, इस प्रकार अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख तथा विश्व के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपक्षों में से एक है। संविधान द्वारा प्रदत्त व्यापक शक्तियों के कारण वे प्रशासन, विदेश नीति, रक्षा, कानून का निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन उसकी शक्तियाँ संविधान तथा अन्य अंगों के नियंत्रण से संतुलित रहती है। और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, सुशासन के बारे में नव लोक प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के विचारों का परीक्षण कीजिए। तो उत्तर नव लोक प्रबंध, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, NPM लोक प्रशासन की एक आधुनिक अवधारणा है जिसका विकास 1880 के दशक में हुआ। इसका उद्देश्य सरकारी प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा नागरिक केंद्रित बनाना है। नव लोक प्रबंध में निजी क्षेत्र की प्रबंधन तकनीकों को सरकारी प्रशासन में अपनाने पर बल दिया जाता है ताकि प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़े और जनता को बेहतर सेवाएं मिल सके। इस अवधारणा के अनुसार सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना तथा न्यूनतम लागत में अधिकतम परिणाम प्राप्त करना है। नव लोक प्रबंधन के अनुसार प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और दक्षता, परिणाम आधारित कार्य प्रणाली को विशेष महत्व दिया गया। इसमें सरकारी विभागों को अधिक स्वायत्तता देने, अनिश्चितता नियमों को कम करने, निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने पर बल दिया जाता है। नागरिक को उपभोक्ता, कस्टमर के रूप में मानते हुए उनकी आवश्यकताओं एवं संतुष्टि को प्राथमिकता दी जाती है। और इस अवधारणा में ई गवर्नेंस, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रतिष्ठितता, निजी क्षेत्र के भागीदारी, अनुबंध आधारित सेवा तथा प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन जैसी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके माध्यम से भ्रष्टाचार में कमी, प्रशासनिक जवाबदेही तथा जन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। नव लोक प्रबंधन में अनेक लाभ है जिससे प्रशासन अधिक कुशल, पारदर्शी और उत्तरदायी बनता है। सरकारी खर्चा में कमी आती है, निर्णय प्रक्रिया तेज होती है, नागरिकों को बेहतर सेवा प्राप्त होती है, प्रशासन में नवाचार, आधुनिक तकनीक का उपयोग भी बढ़ता है।
हालांकि इसकी कुछ कमियां भी हैं। निजी क्षेत्र में कार्यशैली को सरकारी प्रशासन में लागू सामाजिक न्याय लोक कल्याण की अपेक्षा होने की संभावना रहती है। लाभ उठाने की प्रवृत्ति के कारण गरीबी कमजोरी वर्गों के हित प्रभावी हो सकते हैं। इसके अंतरिक्त अत्यधिक निजीकरण से सरकार की जन कल्याणकारी भूमिका कमजोर पड़ सकती है। निष्कर्ष है, इस प्रकार का नव लोक प्रबंधन सुशासन की एक प्रमुख महत्वपूर्ण आधुनिक अवधारणा है। यह प्रशासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, उत्तरदायित्व, नागरिक हितैषी बनाने पर बल देता है। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं हैं, फिर भी वर्तमान समय में सुशासन स्थापित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी कलेक्स लाइब्रेरी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी कलेक्स लाइब्रेरी को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर वीएमओ संबंधी आपको इम्पोर्टेंट नोटिस मिलता रहेगा और इस पर वीएमओ संबंधित क्लास उपलब्ध रहती है बालाजी कलेक्स लाइब्रेरी चैनल पर।